Please welcome our chief guest, none other than Dr. Kamalkant Vashish sir. वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आप गुवाहाटी में थे, कोलकाता में थे और आपने एज ए चीफ गेस्ट आपने हमको हमारे लीडर्स को सम्मानित किया सर, है ना। और वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। सो थैंक यू राहुल जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का भी थैंक यू करता हूँ कि आप इतना ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव आपने इंडस्ट्री के लिए लिया है। और जैसा हमारी डिस्कशन होती है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी कभी नेक नियत से कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री के लिए कुछ भी स्टेप उठाएगा तो हम हमेशा साथ में रहेंगे। जब हम भी चले थे मैं भी अकेला था और इनिशियली पता भी नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। बस एक मन में एक विचार था कि डायरेक्ट सेलिंग को एजुकेशन के थ्रू एक नया वर्टिकल, एक नया आयाम प्रदान करने की कोशिश की थी। अकेले चले थे लेकिन अच्छे लोग मिलते गए और उसी कड़ी में आप लोग भी मिले। तो ये तो एक कारवां है और अच्छी बात ये है इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री की ये खुशकिस्मती है कि अच्छे लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं, एक इकोसिस्टम बन रहा है। अदरवाइज हम देखते थे कि बहुत सारे जहाँ जो फ्रॉडुलेंट स्कीम्स है वहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे तो गलत लोग इकट्ठे हो रहे थे और इंडस्ट्री के बीच में से निकल के गलत काम कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। सर एक सवाल मेरा काफ़ी टाइम से था, आपसे पूछना भी था सर। नेटवर्किंग के अंदर आप काफ़ी टाइम से हैं और आपने पीएचडी की सोची क्यों सर? मतलब डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी कभी मतलब कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है और आपने सबसे पहले ये सोच रखी कि हाँ पीएचडी करनी चाहिए सर। वो मतलब क्या सोच थी सर उसके पीछे आपकी? 10 साल हो गए थे इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए मुझे और मैं बहुत एंजॉय करता था इंडस्ट्री को। मैं पैसा भी कमा रहा था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं था लेकिन 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमाता था। और ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं जो मेरी एक काबिलियत थी या कैपेबिलिटी थी, शुरू में तो अच्छा लगा लेकिन फिर बाद में लोग ताने देने शुरू कर दिए। पेरेंट्स भी खुश नहीं थे कि तू कुछ भी कर सकता था लेकिन तूने ये क्या स्टार्ट कर दिया। तो 2012 में जब मैं एजुकेशन सेक्टर में आया, शूलनी यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ पर पीएचडी करने की बात शुरू हुई और मुझे ये लगता था कि यार कहीं ना कहीं या तो इस इंडस्ट्री में कुछ कमी थी जो मैं उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया, या जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उसमें कुछ कमी थी, या मेरे अंदर कुछ कमी है। तो ये कमी कहीं ना कहीं तो कोई गैप था जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। और मुझे ये लगता था कि यार जब भी कभी हम किसी गैप को एनालाइज करना हो, किसी भी समस्या को हमने ख़त्म करना हो, किसी भी गैप को एनालाइज करना हो, किसी भी गैप को फुलफिल करना हो, तो उसका एक ही रास्ता होता है। उसका यही रास्ता होता है कि आप उसके ऊपर उसकी समस्या की जड़ तक जाएं, तभी आप समस्या को जड़ से उखाड़ सकते हैं। और समस्या की जड़ तक जाने का एक ही रास्ता होता है जिसको हम मैनेजमेंट में बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस या रिसर्च जिसको हम बोलते हैं। तो हमने रिसर्च के थ्रू वो करना स्टार्ट किया। पीएचडी करने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और ये समझ में आया कि जो चीज़ें अपलाइन बताती थी, जो चीज़ें कंपनी बताती थी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें सच हों, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। वो लोग कई बार बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि आप नेगेटिव बोल देते हो कई बार इंडस्ट्री के बारे में। तो मैं ये बोलता हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता, सच हमेशा सच होता है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, राइट। और हमें अगर कुछ चीज़ बुरी है इंडस्ट्री के अंदर तो उसका हमें सामना करना पड़ेगा और उसे हमें हटाना पड़ेगा, और जो चीज़ें अच्छी हैं उनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ। चलो पीएचडी कर ली आपने, डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट पीएचडी, फिर अब आप ये एमबीए बीबीए भी आपने स्टार्ट कर दिया, एकेडमिक्स में आपने लॉन्च कर दिया इंडस्ट्री के लिए, और अभी तक जो किसी ने नहीं सोचा था। तो अब फिर आपने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इंडस्ट्री के लिए लिया है, तो अब ये इसके पीछे आपकी क्या सोच है सर? फिर सर अगेन वही बात आती है कि मुझे ये लगता था कि जैसे हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, लेकिन जहाँ तक ये हिंदुस्तान में होनी चाहिए वहाँ तक अभी पहुँची नहीं है। तकरीबन 25 साल हिंदुस्तान में हो चुके हैं इंडस्ट्री को, लेकिन अभी भी हम बोले 26,000 करोड़ है, 11वें नंबर पे हिंदुस्तान आता है,
लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें 140 करोड़ की जनसंख्या के साथ अगर हम 11वें नंबर पे बैठे हैं और 26,000 करोड़ टर्नओवर कर रहे हैं, जबकि यूएस से 40 करोड़ जनता के साथ 2 लाख करोड़ से ऊपर कर रहा है, तो अभी तो बहुत बड़ा गैप है। और वो मुझे यही समझ में आता है कि इसका एक सिंपल रीजन है क्यों हिंदुस्तान में उस दर से डायरेक्ट सेलिंग ग्रो नहीं कर पाई, क्योंकि लोग इसके बारे में जो लोगों की परसेप्शन है या जो धारणा है वो उतनी पॉजिटिव नहीं है। और वो पॉजिटिव नहीं है उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग असली क्या है, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉडुलेंट कंपनीज हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग का भेस बदल के लोगों का बेवकूफ़ बनाती हैं। अभी भी हमने कॉन्क्लेव की थी शूलनी में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े व्यक्ति आए थे और वो बता रहे थे, जो कि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने बताया कि हम जब मिनिस्ट्री के साथ बात करते हैं वो बोलते हैं 20,000 करोड़ की आपकी कंपनी है, लेकिन 2 लाख करोड़ के फ्रॉड होते हैं कंपनी के नाम पे। तो बोलते हैं हम 2 लाख करोड़ के फ्रॉड बचाना चाहते हैं, इसलिए जो इंडस्ट्री को इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। एक ही तरीका है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को बंद करने का, वो तरीका ये है कि जब तक एक लास्ट आदमी, आम आदमी जब अवेयर होगा इसके बारे में कि यार एक फ्रॉडुलेंट कंपनी और एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या फर्क है, उस दिन ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और उसी के लिए हमने ये एजुकेशन, मेरा बड़ा मानना था कि एजुकेशन के अलावा कुछ भी चीज़ अवेयरनेस नहीं फैला सकती है। आप किसी भी व्यक्ति को बुलाओगे और उससे आप अगर पूछोगे, जो कि एजुकेटेड आदमी है, उससे आप उसके फील्ड के बारे में कुछ पूछोगे तो उसे पता होता है उसके बारे में। और जो भी चीज़ एजुकेशन के रास्ते से जाती है उसको एक सामाजिक मान्यता मिलती है, सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है। एक आदमी घर से भाग के किसी मैकेनिक के पास मैकेनिक ही सीखता है, उसको लोग बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशंस, कोई बहुत ज़्यादा उसको इज्जत नहीं दी जाती। लेकिन वही आदमी अगर बीटेक करता है कहीं से, तो वो बोलते हैं कि जी ये मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको बड़ी सामाजिक मान्यता मिलती है। वैसे ही हर एक प्रोफेशन के साथ है। और मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग जब एजुकेशन के रास्ते से जाएगा तो उसको सामाजिक मान्यता मिलेगी, लोगों में उसकी परसेप्शन इंप्रूव होगी, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा लोगों में और इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो इसी के साथ में एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं और करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों की सीट के ऊपर एक छोटा सा पैम्फलेट या कुछ आपको मिला होगा, और ये शूलिनी यूनिवर्सिटी इस समय हिंदुस्तान की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप में से जो भी सभी लोग इसको सर्च कर लेना। नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी सुनने में तो बड़ा लगता है, लेकिन 13 साल पुरानी यूनिवर्सिटी जिसने IIMs को और IITs को पीछे छोड़ दिया, इस तरीके की यूनिवर्सिटी है। और वहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है पूरे एशिया में जिसने डायरेक्ट सेलिंग के कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, राइट। और लगता तो ऐसे है कि ये लोग सभी सुन के तालियां बजाते हैं, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दे रहा हूं ताकि आप तालियां बजाएं, मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि कोई भी व्यक्ति जिसको इस डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में अपना एक करियर बनाना है, वो थोड़ा सा समझ के आए कि क्या हो सकता है इसमें, क्या इसके जो बेसिक्स क्या है। हम बेसिक्स पढ़ाते हैं, मैक्सिमम लोगों को बेसिक्स नहीं पता है डायरेक्ट सेलिंग के। तो क्या चीज़ें हैं जो कि डिफरेंशिएट करती हैं एक अच्छी कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने एक एजुकेशन स्टार्ट की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनको भी पैम्फलेट मिले हैं, वो पैम्फलेट्स अगर आपके काम के नहीं है तो उसको छोड़ के मत जाना, लेके जाना, किसी ना किसी के काम आ सकते हैं, है ना। और अब तो UGC ने एक रूल भी बनाया कि अगर आप कोई डिग्री कर रहे हो तो उसके साथ में एक ऑनलाइन डिग्री आप कर सकते हो, और ये फुली 100% ऑनलाइन डिग्री होगी, घर बैठ के आप कर सकते हो। सर एक मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी एक कंपनी ओनर को रहती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके, वो आपका नहीं, हमारे भी, जैसे हम अवार्ड्स करते हैं या कुछ भी हमारे अलावा भी कोई भी प्रोग्राम होता है, तो एक इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं इन्फ्लुएंस ना हो जाए डिस्ट्रीब्यूटर या कुछ। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पता ये भी एक सेटबैक हो कि लोग इस तरफ नहीं आ पा रहे हैं, मे बी। यामिनी मैम, इनसिक्योरिटी कहाँ होती है? सबसे पहली बात तो ये है ना, मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि इनसिक्योरिटी किसको होती है। जिस व्यक्ति का घर मजबूत है उसको इनसिक्योरिटी नहीं होती है। जहां पर कहीं ना कहीं मन में चोर है, जहां कहीं ना कहीं किसी को लग रहा है, मैं कंपनी ओनर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक बात यही है कि अगर आपको खुद पता है कि आपकी कंपनी के अंदर कमी है तो आपको इनसिक्योर होना ही चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि फिर अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ इंसाफ नहीं कर रही है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा हक है कि वो उस कंपनी को छोड़े। मतलब मैं तो सीधे आपको ये बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कंपनी को चेंज करने को एक टैबू मानते हैं, गलत मानते हैं,
मैं ये मानता हूँ कि अगर एक कंपनी है जो अच्छी तरीके से काम कर रही है उसके साथ आप 100% काम करो, लेकिन अगर कंपनी के ओनर्स फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, आपको पूरा हक है कि आप अपनी ज़िंदगी का मालिक हो। आपका जो सपना है या जो आपका जो सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी फैमिली की तरफ है, आपके अपनी तरफ है, आपकी टीम की तरफ है। और हम हमेशा से ये बोलते हैं कि मैं हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ लेता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर की साइड लेता हूँ, मैं कंपनीज़ के साथ काम करता हूँ, मैं बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ काम करता हूँ, लेकिन मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर मजबूत होगा, मैं हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर के हक की बात करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर अगर मजबूत होगा तो कंपनी अपने आप ग्रो करेगी, कंपनीज ग्रो करेंगी, अच्छे तरीके से ग्रो करेंगी, तो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो भी अच्छी तरह फंक्शन करेंगी, सारा का सारा इकोसिस्टम अच्छा होगा, एंड कंज्यूमर अच्छा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया सर। और एकेडमिक्स में जो आपका इनिशिएटिव है सर, ये बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा और हमारी बेस्ट विशेस भी हैं, और हमको मौका मिलता है कि सर हम इसको आगे लेके जाने का, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।